नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की आत्मा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम बात करने वाले हैं उन सिद्धांतों की जो सरकार के लिए एक नैतिक दिशा सूचक यानी एक मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं। ये अक्सर सुर्खियों में नहीं रहते, लेकिन देश की दिशा तय करने में इनका रोल बहुत बड़ा है। तो आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बातचीत की तरह देखना। सोचिए, संविधान का भाग 3 यानी हमारे मौलिक अधिकार वो सरकार से कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। ये हमारी ढाल हैं, एक तरह से सरकार पर रोक लगाते हैं। और दूसरी तरफ है भाग 4 यानी निदेशक सिद्धांत, जो सरकार को एक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं आपको ये करना चाहिए। ये एक बेहतर समाज बनाने का सपना है। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम इन सिद्धांतों के नैतिक आधार को समझेंगे। फिर अधिकारों और इन निर्देशों के बीच का जो जरूरी अंतर है उसे जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये एक न्याय से भरे समाज की नींव रखते हैं, कैसे ये आम लोगों को ताकत देते हैं और आखिर में आने वाले कल के भारत के लिए इनका क्या विजन है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। संविधान का भाग 4, जिसकी प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से मिली है, वो असल में सरकार के लिए एक तरह का रोड मैप है। ये बताता है कि देश को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। तो ये निदेशक सिद्धांत आखिर हैं क्या? आप इन्हें सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह समझ सकते हैं। ये सरकार को गाइड करते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ये कोई सख्त कानून नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य का ब्लूप्रिंट है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलिक अधिकारों और इन निदेशक सिद्धांतों में असल फर्क क्या है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये सिद्धांत इतने ही जरूरी हैं, तो फिर इन्हें लागू न करने पर हम सरकार पर केस क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। संविधान बनाने वाले लोग बहुत प्रैक्टिकल थे। वो जानते थे कि 1950 के भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि हर किसी को नौकरी या मुफ्त इलाज की कानूनी गारंटी दी जा सके। इसलिए उन्होंने इन्हें कानूनी अधिकार बनाने की जगह कानून बनाने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना दिया। ये वो लक्ष्य थे जिन्हें देश को धीरे धीरे समय के साथ हासिल करना था। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव भाग 3 और भाग 4 के बीच के संतुलन पर टिकी है। मतलब नागरिकों के अधिकार और राज्य के लक्ष्य दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन सिद्धांतों का हमारी असल जिंदगी पर क्या असर हुआ है। कैसे इन किताबी बातों ने सामाजिक और आर्थिक न्याय को हकीकत बनाया, खासकर महिलाओं की जिंदगी में। एक उदाहरण लेते हैं सुनीता का, जो एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 42 जो कहता है कि काम करने की जगह न्यायपूर्ण और मानवीय होनी चाहिए, उसने एक ऐसे कानून को जन्म दिया जिसने सुनीता जैसी लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। जरा सोचिए, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत सुनीता को क्या मिला? 26 हफ्तों की पेड लीव, घर से काम करने का ऑप्शन, और जब वो काम पर लौटें तो बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा। और सबसे बड़ी बात, प्रेगनेंसी के दौरान नौकरी से निकाले जाने का डर भी खत्म हो गया। ये सब अनुच्छेद 42 की ही देन है। और ऐसी ही एक और कहानी है अनुच्छेद 39A की, जो सबको मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात करता है। हुस्नारा कार्टून जैसे एक्टिविस्ट ने जब ये मुद्दा उठाया कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए सालों से जेल में बंद हैं क्योंकि उनके पास वकील करने के पैसे नहीं थे, तो उनकी आवाज ने ही पूरे देश में फ्री लीगल एड सिस्टम की नींव रखी। अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से जुड़े हैं। इनका मकसद था सत्ता को दिल्ली से निकालकर गांव-गांव तक आम लोगों के हाथों तक पहुंचाना। देखिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात तो की गई थी, पर यह बस एक सपना था। करीब 42 साल तक पंचायतें तो थीं, पर उनके पास कोई असली ताकत नहीं थी। फिर आया 1992 का 73वां संशोधन, जिसने इस सपने को सच कर दिखाया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, शक्तियां मिली और नियमित चुनाव का अधिकार भी। और इसका असर देखना हो तो महाराष्ट्र के हिवरे बाजार गांव की कहानी देखिए।
90 के दशक में ये एक बेहद गरीब और सूखाग्रस्त गांव हुआ करता था। लेकिन जब ग्राम पंचायत के हाथ में ताकत आई तो गांव वालों ने मिलकर ऐसी मेहनत की कि आज ये भारत के सबसे अमीर गांवों में गिना जाता है। ये है अनुच्छेद 40 की जमीनी ताकत। इसी तरह अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने की बात करता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन है? अमूल, जिसने लाखों दूध किसानों को एक साथ लाकर मजबूत बनाया और देश में श्वेत क्रांति ला दी। ये सहयोग की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए, अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों ने हमें क्या दिया है और वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। अब बात करते हैं उस एक सिद्धांत की जिस पे शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में धर्म पर आधारित अलग-अलग पर्सनल लॉ की जगह एक ही कानून हो। इस बहस को अक्सर 1985 के मशहूर शाहबानो केस से जोड़कर देखा जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि कॉमन सिविल कोड देश की एकता को मजबूत करने में मदद करेगा। इस पर हमेशा से दो अलग-अलग पक्ष रहे हैं। जो इसके समर्थन में है, उनका कहना है कि इससे लैंगिक समानता आएगी और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। वहीं जो इसकी आलोचना करते हैं, उनका तर्क है कि ये धार्मिक आज़ादी और देश की सांस्कृतिक विविधता के लिए खतरा हो सकता है। और ये बहस आज भी जारी है। तो अगर हम इन सिद्धांतों का एक स्कोर कार्ड देखें तो तस्वीर काफ़ी मिली-जुली नजर आती है। एक तरफ भूमि सुधार, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता और पंचायती राज जैसी बड़ी सफलताएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता, सबको जीवन यापन लायक मजदूरी देना और पर्यावरण की रक्षा जैसी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत गहरी बात कही थी, संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का एक वाहन है और इसकी आत्मा हमेशा उस युग की आत्मा होती है। ये बात निदेशक सिद्धांतों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? वो ये है कि ये सिद्धांत किसी कानून की अदालत में नहीं, बल्कि जनता की अदालत में लागू होते हैं। जब नागरिक बेहतर स्कूलों, साफ हवा और सही मजदूरी की मांग करते हैं, तो असल में वो इन्हीं सिद्धांतों को आवाज़ दे रहे होते हैं। असली ताकत तो नागरिकों के हाथ में ही है, जो सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं।